हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.2 में यूज होंगे। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है जो कि हमारी एनसीईआरटी क्लास 9 चल रही है। ठीक। तो इसमें बहुत छोटी सी चीज़ बतानी है और इसमें मेनली जो हमें सीखना होगा वो सीखना होगा कि हम किस तरह से एक इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर का डीप डाउन कॉन्सेप्ट जो हम सीखेंगे वो हम उस एक्सरसाइज में सीखेंगे जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.3 में हम बहुत डीप में समझेंगे कि इर्रेशनल नंबर होता क्या है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो कि इर्रेशनल नंबर ये होते हैं जो मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है। √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अभी के लिए इतना ध्यान रख लो, रूट में आ रहा है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि सर √4, √9, √16, सर ये भी तो होंगे। लेकिन ये इसलिए नहीं होंगे, √4 क्या है भाई? 2। ठीक है, निकल सकता है ना बाहर। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3। स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4। तो ये तो बाहर निकल कर आ गए नंबर, ये हमारा होल नंबर बन गया। ठीक है। लेकिन जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं ये बाहर निकल कर नहीं आ सकते, ये रूट में ही रहेंगे। तो अभी के लिए इतना दिमाग में रख लो कि वो नंबर जो रूट में से बाहर नहीं निकल सकते वो हमारे इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, जो जो मैंने ये लिखे हैं अंडर रूट में। तो अब आप बता सकते हो अंडर रूट 17 है क्या? यस। अंडर रूट 25 है? नहीं, क्योंकि ये 5 बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। इसी तरह से अंडर रूट 23 है? यस। ठीक। तो ये सब हमारे इरेशनल नंबर बन जाएंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है। अब हम देखेंगे हाउ टू हाउ टू रिप्रेजेंट। ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट एनी इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक। तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास स्केल होना चाहिए। ठीक है, आपके पास स्केल होना चाहिए, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स का सामान होना चाहिए। ठीक है, स्केल रख लो, आप प्रोट्रैक्टर रख लो, और आप अपने पास प्रोट्रैक्टर रख लो, कंपास रख लो। ठीक, ये 3 चीजें रख लो, इनका यूज होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें रिप्रेजेंट करना है, सपोज कीजिए अंडर रूट 2 हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? आप सारी चीजें अपने पास रखिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो देखो, अंडर रूट 2 है। सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी, वो मैं ऐसे बनाकर भी दिखा देता हूँ। आपको ये पता है ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम से ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 1 है नीचे और ये साइड में 1 है तो ये हमारा क्या आता है भाई? अंडर रूट 2। ठीक है। कैसे आता है एक बार बता रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए आपका, जिसको याद नहीं है उसका रिवीजन हो जाए। ठीक है। ओ ए बी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। ओ ए बी is a right angle triangle। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जो आप देख रहे हो। तो उसमें क्या होता है, हमें ये याद होना चाहिए फॉर्मूला जो कि यूज होगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है। अब हमें ओ बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये अंडर रूट इधर आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ गया हमारा ओबी। ओबी की वैल्यू हमारी आ जाएगी अंडर रूट 2 जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक। अब कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि सर आपने स्क्वायर इधर राइट साइड में जब भेजा है तो प्लस माइनस आना चाहिए। प्लस माइनस आना चाहिए तो उसमें आपने प्लस तो ले लिया, माइनस साइन क्यों नहीं लिया? इसलिए क्योंकि ये साइड है हमारे ट्राइंगल की। ठीक है, ट्राइंगल की जो साइड है वो निगेटिव नहीं हो सकती। साइड यानी एक लेंथ, वो पॉजिटिव ही होगी, इसलिए पॉजिटिव साइन लिया। ठीक। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना क्योंकि आप इसमें यूज कर। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट 2 किस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पर। तो ये आपका स्केल है, इसको संभाल के रखो। जैसे मैं करता जा रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप क्या करो, ऐसा करो, 5 सेंटीमीटर लिख लो। 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट।
ये क्या लिखा है अभी बताऊंगा। ये क्या है, स्केल आपको लेना है स्टार्टिंग में, ठीक है। आप 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानेंगे, ठीक। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिस पर हमें ये अंडर रूट 2 को शो करना है। तो नंबर लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी स्केल रख लीजिए और फिर नंबर लाइन को ड्रॉ कीजिए, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने एक बड़ी सी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब ठीक है, ऐसे एरो बनाकर दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर 0 ले ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मैंने 0 पर अपना स्केल रखा है, आप देखते रहिए जैसे मैं कर रहा हूँ। 0 पर स्केल रखा, 5 पर मैंने एक, ठीक है, यहाँ पर 5 पर मैंने एक निशान लगा दिया, ठीक है, पेंसिल से। सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 आप कहीं पर भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर पर एक साइन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर डार्क। इसके बाद 10 पर आपको लगाना है, मतलब 5 का गैप लेना है। 10 पर लगा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर देखो स्केच से। अब यहाँ तक लगा दिया आपने, 2 निशान लगाने। ये क्या है, हमारा 1 है, ये क्या है, 2 है, ठीक है, यूनिट्स में है, ठीक। ये यूनिट्स हैं ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रूट 2 शो करना है। अब देखो, रूट 2 जब मैं लिख रहा हूँ तो आपको उल्टा प्रोसेस करना है, इसको ऐसे लिखना है फिर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो यानी आपको 2 लाइन सेगमेंट चाहिए, 1 और 1 के, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो हम क्या करते हैं, पहला लाइन सेगमेंट तो हमारा ये हो जाएगा ओ ए, ठीक है। या फिर ऐसा कर लो, कलर में ले ले रहा हूँ अलग, ओ ए, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक लाइन सेगमेंट क्या है, ओ ए। ये कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का, क्योंकि हमने 5 सेंटीमीटर पर लिया है और 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या लिया है हमने, 1 यूनिट, ठीक है। तो आगे एक अच्छा सा, अब ये मैंने ऐसा लिया क्यों, ये भी अभी क्लियर कर देता हूँ। 5 सेंटीमीटर इसलिए लिया है क्योंकि हमें अच्छा सा गैप मिल जाए और मैं आपको क्लियरली समझा सकूं। अब मान लो अगर मैं 1 सेंटीमीटर को ही 1 यूनिट ले लेता तो 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है। अब मान लो अगर स्केल है, ये स्केल है और इसमें मैं 1 यूनिट लूं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल, तो इतना सा लाइन सेगमेंट आएगा और इतना सा लाइन सेगमेंट आएगा तो मैं आपको क्लियरली शो नहीं कर पाऊंगा कि क्या चल रहा है, ताकि जूम हो जाए, इसलिए मैंने ये बड़ा सा 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लिया, ठीक है। सर इससे कैलकुलेशन पर तो असर नहीं पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी मैं दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 1 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया ओ ए। अब क्या करना है आपको, एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, कितना, 1 यूनिट का ही होना चाहिए, तभी तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तभी तो हमारा रूट 2 आएगा। हाँ सर ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के लिए स्केल को 90 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं अब स्केल को रख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 90 डिग्री रख सकते हैं स्केल तो अच्छी बात है, वरना मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको 90 डिग्री पर ये, ठीक है, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपको फिर से 0 पर स्केल रखना है और उसके बाद 5 पर जाने के बाद एक आपको ये यहाँ पर एक डॉट लगा देना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर पर लगाना है, कहाँ पर लगाना है, 5 पर, ठीक। तो आप 5 सेंटीमीटर पर लगा लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ कर देना है बस सिंपली, ठीक है। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो तरह से हो गया, सिंपल है। तो ये भी हमारा 1 यूनिट का है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 यूनिट का है, ठीक है? और ये भी क्या है, 1 यूनिट, ठीक। अब इसको आप एक नाम दे दो बी, ठीक है। तो ये हमारा ओ ए बी, ये एक राइट ट्राइंगल बन जाएगा। आप किसको ज्वाइन करोगे, आप ओ बी को ज्वाइन कर दोगे, ठीक। तो स्केल की हेल्प से आपको इसको ज्वाइन कर देना है, स्केल लेना है और इनको ज्वाइन कर देना है। तो मैं आपको ब्लू से इसको ज्वाइन करके दिखा देता हूँ, ये आ गया आपका, ठीक, इस तरह से। तो ये आपको पता है ये 1 है, ओ ए 1 है, ओ और ए बी 1 है। तो हमें ये पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2 आएगी। तो अंडर रूट 2 तो हमें मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है कंपास, ठीक है। कंपास को रखना है 0 पर, कहाँ रखना है, 0 पर रखना है, ठीक है। जैसे मैं रख रहा हूँ वैसे ही आपको रखना है। फिर क्या करना है, आपको इसकी रेडियस कहाँ तक ओपन करना है, इसका माउथ, ठीक है, ओ बी तक, समझ गए बात, ओ बी तक आपको इसको रखना है।
जैसे मैंने रखा है एज इट इज। ठीक, अब आपको एक आर्क लगाना है अपनी नंबर लाइन पर। तो देखो जैसे मैं आर्क लगा रहा हूँ वैसे ही आपको लगाना है। देखो, ये देखो, आर्क लगा दिया मैंने। अब मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि आप देख सको। क्या किया मैंने, ओ बी रेडियस का यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर ये कट कर जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ कट किया इसने, आप समझ लो इस पॉइंट को सी। ठीक, सी पॉइंट पर इसने कट किया। तो अब ये जो आया हमारा ओ सी, यहाँ से ओ से लेकर सी तक जो वैल्यू आई हमारी ये होगी अंडर रूट 2। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि भाई हमने कंपास की हेल्प से ओबी के इक्वल ही ओबी के इक्वल ही यहाँ पर ओसी लाइन को ड्रॉ किया है। कि भाई आर्क लगाने का मतलब क्या होता है, ओबी से जो वैल्यू है हमारी वो आर्क पर, इस आर्क पर वैल्यू उतनी ही होगी जितनी ओबी की है। तो यहाँ पर ओसी की वैल्यू भी उतनी ही होगी जो ओबी की है। ठीक, तो ये आर्क है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ओसी अंडर रूट 2। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हमारी जो नंबर लाइन थी ये क्या है, वही नंबर लाइन है जो हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ की है। तो इस पर हमने अंडर रूट 2 को शो कर दिया, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। तो यही हमें शो करना था कि इर्रेशनल नंबर को ड्रॉ करो नंबर लाइन पर। इस तरह से करना है, आप समझ चुके होंगे। अब कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आता है कि सर हमें लिखना क्या है। ठीक है, आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है वो। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, वो भी बताऊंगा। अब आप कहोगे कि सर स्केल का तो बताइए, आपने कहा था। तो आप देखो, मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है। आप कॉपी पर 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लोगे तो बहुत छोटी लाइन बनेगी। जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर की ये जो लाइन शो की है इतनी छोटी बन पा रही है। ठीक है, इसलिए मैंने स्केल बड़ा करने के लिए 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लिया था ताकि ये बड़ा आपको दिखे। तो आप ऐसा वहां पर कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब आप देखो, आप जब स्केल की हेल्प से इसको मेजर करोगे, वैसे तो हम इरेशनल नंबर को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू पूछी जाए स्केल की हेल्प से ओसी की, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 पर रखोगे और आपका ये आया अराउंड, आपका आ गया 6.7 6.7 सेंटीमीटर वैल्यू आई। ठीक है, अब इस सेंटीमीटर को में कन्वर्ट करना है, यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यूनिट में कन्वर्ट कर लो ताकि आपको वैल्यू पता चल जाए। तो 5 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल हमने माना था, और हमें क्या निकालना है, 6.7 सेंटीमीटर कितने यूनिट के इक्वल होगा, तब आपको रूट 2 की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे जाकर इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। देखो 5 सेंटीमीटर 1 यूनिट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को जब इधर ले जाएंगे या दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ठीक है, यूनिट, यूनिटरी मेथड में भी आपको बताया था मैंने ये। ठीक, अब इसके बाद आपको कितने की निकालनी है, 6 पॉइंट बताओ भाई, 6.7 की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 6.7 से। ठीक है, 6.7 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 6.7 से मल्टीप्लाई हो गई, ये यूनिट में आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करो कैलसी की हेल्प से। ठीक है, तो देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। तो जब मैंने 6.7 को 5 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 1.34। ठीक है, तो ये हमारी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि अच्छा अंडर रूट 2 की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर में डालोगे तो 1.414 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, हमारी वैल्यू इतनी अलग क्यों आ रही है सर, ऐसा क्यों आ रहा है, 1.34 यूनिट क्यों आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसमें कुछ मिस्टेक्स है। मतलब क्या है कि हो सकता है जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा आगे पीछे हो गया हो। अब ये देखो, ये जो मैंने आर्क लगाई है ये बिल्कुल बी पॉइंट पर नहीं है, ये थोड़ा नीचे आ गई। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है कि मैं बोर्ड पर आपको इस पर समझा रहा हूँ, ठीक है, इस पेन की हेल्प से समझा रहा हूँ, पेन टैप की हेल्प से, तो इतना मैं एक्यूरेट नहीं बना सकता। बट जब आप बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है। मतलब यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। ठीक, तो इसको ठीक करना, जब एग्जैक्टली आप एक एक चीज को ध्यान से 1 यूनिट ड्रॉ करो, ये ऊपर 1 यूनिट हो, ठीक है, राइट एंगल हो, और जब ये बिल्कुल एग्जैक्ट आप काम करोगे, कंस्ट्रक्शन एग्जैक्ट करोगे, तब आपका जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा कैलकुलेटर में आता है अप्रोक्स उतना आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना, मेरी वैल्यू चेंज भी आ रही है, आपको समझ में आ गया होगा।
लेकिन मैम को नहीं पता, मैम तो सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन देखेंगी जब आपकी कॉपी चेक होगी तो, और वो ये देखेंगे कि इन्होंने सही लिखा है या नहीं, ठीक है, बस ये चेक होता है। अच्छा, एक चीज और अभी मेरे दिमाग में आई है कि हमें ये राइट एंगल लाइन आपने स्केल से ड्रॉ की थी, तो ये बताइए कि और अगर इस जाहिर सी बात है हम स्केल बिल्कुल राइट एंगल पर नहीं रख सकते, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो आप कंपास की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाना तो आता होगा। आप अब मान लो अगर कंपास की हेल्प से बनाना था, तो हम क्या करते, ओ ए हमने लाइन तो ड्रॉ कर ली थी, उसके बाद हम ए पॉइंट पर इसका सेंटर रखेंगे, ठीक है, सेंटर रखा ए पॉइंट पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना है ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, ठीक, चलो मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है अपनी, जैसे हमने पहले की थी वैसे ही, ठीक, ये आ गई हमारी नंबर लाइन। इसके बाद सपोज कीजिए कि यहाँ पर 0 है और आपको 5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लेना है, जो कि ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका ओ ए, ये कितना है 1 यूनिट, ठीक। तो 5 सेंटीमीटर को हमने 1 यूनिट लिया था। अब यहाँ से हमें राइट एंगल बनाना है कंपास की हेल्प से, सॉरी प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, ठीक। तो यहाँ पर मैंने सेंटर रख दिया है ए पॉइंट पर। अब यहाँ पर आपको 90 डिग्री पर एक पॉइंट लगाना है, ठीक, लगा दिया मैंने। काफ़ी हल्का है, आपको नहीं दिखेगा, मुझे दिख रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको हटा देना है, ठीक। अब आपको स्केल का यूज़ करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट को ए पॉइंट और यहाँ पर मैंने जो पॉइंट लगाया है बी पॉइंट, इन दोनों को मर्ज कर देना है स्केल की हेल्प से, ठीक है। तो मैं स्केल की हेल्प से इनको मिला रहा हूँ, और ये ज्वाइन करना है मुझे। तो देखो मैंने ऐसे स्केल रखा। अब लेकिन आपको स्केल में क्या और चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये दोनों पॉइंट जो है हमारे 5 सेंटीमीटर पर आने चाहिए, मतलब इनकी लेंथ। तो यहाँ पर मैंने स्केल रखा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है। तो इन दोनों को जॉइन करते हुए एक लाइन लेनी है जो कि 5 सेंटीमीटर तक जाए, आपको ऐसा करना है। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर रखते हैं, ठीक है, आ गया। अब यहाँ से हमें थोड़ा आगे तक बढ़ा देना है ये 5 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी लाइन। तो ये जो हमारी लाइन है ये 90 डिग्री पर भी है और ये 1 यूनिट भी है, ओके। अब आपको बाकी प्रोसीजर सेम करना है, इसको मिला देना है, फिर आपको कंपास की हेल्प से सी पॉइंट मिलेगा और वो रूट 2 के इक्वल हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बारे में आप क्या लिखोगे वो और देख लो, ठीक है। देखो बहुत आसान है, जो मैंने किया है वही लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टुक स्केल ऑफ 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट टू लार्ज और रूम आर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो वही वाली बात है, मैंने बताया था कि भाई हम इसके लिए क्यों ले रहे हैं, अपने कंस्ट्रक्शन को जूम या लार्ज करने के लिए, ताकि क्लियर दिखे हमें, ठीक है। पहला आपने लिख दिया, उसके बाद ड्रॉ नंबर लाइन, ठीक, ये नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन। नाउ वी ड्रॉ नाउ वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट ओ, लाइन सेगमेंट ओ ए ऑफ 1 यूनिट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पर हमने एक लाइन सेगमेंट ओ ए ड्रॉ किया था, ठीक है। नाउ अगेन ड्रॉ लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट ए बी which is which is perpendicular perpendicular to the the number line of 1 यूनिट, ठीक है। वो दूसरा भी हमारा 1 यूनिट का ही था। नाउ नाउ वी गेट, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, नाउ वी गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये सब जो हमने स्टेप किए वही मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं वही लिख रहा हूँ, कोई अलग नहीं है। नाउ वी गेट अ राइट एंगल, नाउ वी गेट अ राइट एंगल, हटा दें राइट, ये नहीं है यहाँ पे, राइट एंगल। नाउ वी गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल, वी गेट ओबी इक्वल टू अंडर रूट 2 यूनिट, ठीक है। नाउ टेकिंग सेंटर टेकिंग सेंटर एज ओ पॉइंट एंड radius as OB in compass to draw an arc on number line
टू गेट पॉइंट सी, ठीक है, टू गेट पॉइंट सी, हेंस ओसी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स ओसी रिप्रेजेंट्स एन irrational number irrational number रूट टू ऑन नंबर, ठीक है, रूट टू को ऐसे रिप्रेजेंट करना था। आगे देखेंगे हम कि रूट थ्री आ जाए, रूट फाइव आ जाए या कोई अदर नंबर कोई सा भी आ जाए तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी तक हमने ये सीख लिया था कि हम अंडर रूट टू को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें सीखना है कि अगर रूट थ्री आ जाता है तो उसे हम नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, अंडर रूट थ्री को हम क्या क्या लिख सकते हैं, टू प्लस वन ऐसा लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ो, इसको और क्या लिख सकते हैं, रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड चाहिए रूट टू और दूसरी साइड चाहिए वन की, ठीक है। तो अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि रूट टू और वन कैसे आएगा, ठीक है। तो वही है, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो मैं सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ जीरो, यस। तो आप स्केल वैसे ही ले सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, और ये भी रीज़न बता दिया था कि हम ये स्केल क्यों ले रहे हैं, ठीक। तो अब मैं डायरेक्टली इसको ड्रॉ करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से। तो आपको सबसे पहले एक लाइन, ठीक है, ड्रॉ करनी है स्केल की हेल्प से, और यहाँ पर आप ज़ीरो कहीं पर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ ज़ीरो ले लिया है, अब मैं ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। ये ज़ीरो ले लिया, अब मुझे दिख रहा होगा, आप अपने हिसाब से, ठीक है, आप निशान लगा लेना पेंसिल की हेल्प से, ये मैं 5 पर लगा रहा हूँ, ठीक। और उसके बाद आगे, तो यहाँ पर मैंने एक तो ज़ीरो ले लिया है, वो यहाँ आया था, ठीक। और उसके बाद मेरा 1 यहाँ आएगा 5 सेंटीमीटर के बाद, ठीक। ये पूरा बता चुका हूँ, और उसके बाद 2 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे जो लाइन है हमारा बेस है, उसमें 1 ले लेंगे। आप कहोगे ना कि सर रूट 2 किस पर लेना है, नीचे या ऊपर लेना है? तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें नीचे बेस पर रूट 2 तो पता ही नहीं है। सर अगर हमें नीचे पता ही नहीं है रूट 2 तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो मैं बता रहा हूँ, आपको जो सेम प्रोसीजर है, रूट 2 तो पहले निकालना पड़ेगा ना। भई अगर आपको रूट 3 फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रूट 2, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर एक साइड, ये देखो फर्स्ट साइड हमें कैसी चाहिए, रूट 2 चाहिए, सेकंड साइड क्या चाहिए, 1 चाहिए। 1 तो हमें पता है सर, लेकिन रूट 2 कहाँ से पता चलेगा? रूट 2 कैसे पता चला? पहले हम निकाल चुके हैं। इसका मतलब क्या है, हम पहले वाले डायग्राम की हेल्प लेंगे इसमें, इस केस में, ठीक है। इसका मतलब हमें जब भी रूट 3 अगर निकालना है तो पहले रूट 2 ड्रॉ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले रूट 2 ड्रॉ करो, यानी सेम प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक। तो मैं अब बना देता हूँ इसे जल्दी से, क्योंकि रूट 2 तो ड्रॉ करना आपसे आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, और इसके बाद अब मैं स्केल को 90 डिग्री पर रोटेट करूँगा, और 90 डिग्री पर रोटेट करने के बाद मुझे दोबारा 5 सेंटीमीटर पर एक डॉट लगाना है, ठीक? डॉट लगाऊँगा मैं, और उसके बाद इसको, इसका नाम दे देते हैं, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक? अब मैं क्या करूँगा, इस स्केल की हेल्प से, अब इस स्केल की हेल्प से मैं इन दोनों को जॉइन कर दूँगा, ठीक है? आप देख रहे हो, मैंने बताया था मैं स्केल की हेल्प से मैं जो भी कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी एरर आ सकती है, तो आप जब करेंगे कॉपी पेन से, तो वो आप ध्यान से करेंगे काम, ठीक है? मैंने बताया भी था कि ऐसे गड़बड़ क्यों हो रही है, क्योंकि मैं इसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक? तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो अब मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है? अच्छा हाँ, ये लाइन भी ड्रॉ करनी थी, अ, ये लाइन भी ड्रॉ करनी थी 90 पर। कुछ भी जॉइन करना था हमें, एबी को मैंने जॉइन नहीं किया, इसको जॉइन करना था। मतलब ये जो भी स्टेप मैं ले रहा हूँ, ये तो पहले की तरह ही आपको लेना है। आपको मैंने बताया राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये हमारा क्या है, 1 यूनिट, ठीक है? ये तो पता है आपको, ये भी 1 यूनिट था। और ये कितना आ गया हमारा, रूट 2 आ गया। अब देखो इसके आगे क्या करना है, यहाँ तक तो आपको पता था। अब रूट 3 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अब इसको, आप चाहो तो कॉपी को अपना रोटेट कर लो, ठीक है? ये जो रूट 2 है, इसको आप क्या बना लो, बेस बना लो, ठीक? ये क्या है, ओ भी आपका अब क्या होना चाहिए, बेस। मतलब क्या है, मैं कैसा ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये ओ बी दिख रहा है आपको? अब मैं चाह रहा हूँ, ये क्या है, देखो रूट 2 है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूँ 1 यूनिट की, ठीक है? तो और फिर मैं इसको जॉइन कर दूँगा ऐसे। तो क्या अब तुम्हें दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ये? ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। इसकी बेस क्या है, रूट 2, और अदर साइड क्या है, 1, ठीक है? तो जब हम इसका हाइपोटेनस निकालेंगे ओसी, तो हमारा क्या आ जाएगा, रूट 3, ठीक है? जैसे आप कैलकुलेशन तो आपको पता होगी ना, इसका स्क्वायर करना है बेस का, और प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमारा रूट 3 आ जाएगा।
समझ गया मैं क्या करने वाला हूँ? इसी तरह से अब मैं क्या करूँगा, इसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मैंने बताया था, आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ नहीं कर सकते, बट मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने बताया था कि कम ये आपका प्रोट्रैक्टर की हेल्प से आपको ड्रॉ करना है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो पहले मुझे रोटेट करना पड़ेगा। आप भी ऐसे ही करोगे कॉपी पर। ये आपने रोटेट करके यहाँ रख लिया। अब आप बिल्कुल ध्यान से इस ध्यान रखोगे कि इस तरह से मैच करना चाहिए इसका सेंटर, ठीक है? और अब क्या करोगे, 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है, ठीक? तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर आप रखोगे बी पॉइंट पर इसका सेंटर, ठीक? और क्या करोगे उसके बाद, अब मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन तो कर दी, अब जो हो रहा है होने दो, ठीक है? थोड़ी दिक्कत हो जाएगी लेकिन और क्या कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर आपको एक साइन लगाना है, ठीक? ये 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर आपने एक पॉइंट लगा लिया। अब क्या करोगे, इसको हटा लोगे और स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को और बी पॉइंट को, अच्छा इस पॉइंट का नाम आप रख सकते हो सी, ठीक है? और कितने का आपको लेना है, मैंने बताया था 1 यूनिट का, क्योंकि ये तो √2 है ना? और हमें और क्या चाहिए, 1। मैंने बताया ना, एक फर्स्ट साइड √2 चाहिए, सेकंड साइड 1 चाहिए, तो अब हम 1 और ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, ठीक? तो हमें स्केल को कुछ इस तरह से रखना है कि ये दोनों पॉइंट से पास कर जाए, सी और बी पॉइंट से पास कर जाए, ठीक है? यहाँ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, वापस वहीं पर चलता हूँ क्योंकि हमें अपना काम अभी पूरा करना है, ठीक है? तो इसमें थोड़ी देर इसलिए लग रही है क्योंकि ये डिजिटली मैं इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ, तो एकदम नहीं चल सकती, है ना? तो मैंने क्या बताया, बी और सी से पास करना चाहिए, ये लाइन पास करनी चाहिए और हमें कितनी ड्रॉ करनी है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 5 सेंटीमीटर, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो 5 पर मैंने एक डॉट लगा लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक मर्ज कर दूँगा और इसको मैं अब हटा लूँगा साइड में, ठीक है? तो अच्छा, ये जो पॉइंट आया, यहाँ पर आएगा सी, ठीक है? सी पॉइंट जो आएगा वो कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा सी, ठीक है? इसको भूल जाओ अब। तो ये क्या है हमारा, 1 यूनिट। 5 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट, मैंने आपको बता दिया पहले। तो अब देखो, एक तो √2 मिल गया हमें और ये क्या है, 1। और ये क्या है, दोनों राइट एंगल पर होने चाहिए, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएँगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें क्या करना है, ओसी को जॉइन कर देना है, तभी तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पूरा होगा। हाँ, तो अब हम इसको जॉइन कर देते हैं। देखो, सी और ओ को आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ, सी पॉइंट पर जॉइन करना है इसे, ठीक है? लगभग जॉइन हो रहा है, लेकिन हम इसे कम चला लेंगे, ठीक। तो ये हमारा, ये क्या आ जाएगा भाई, ये क्या होगा, √3। आपके समझ में आ गया कैसे किया मैंने? पहले मुझे किसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी? किसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी भाई? √2 की। और 1 तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ परपेंडिकुलर, और हमारा √3 आ गया। अब देखो, इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें एक बात समझ में आती है कि अगर √3 मुझे निकालना था, तो मैंने किसकी हेल्प ली? √2 की। अब मान लो कि मुझे √4 निकालना है, तो मैं किसकी हेल्प लूँगा भाई? 3 + 1, और ये कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक? इसका मतलब क्या है? 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना? इसका मतलब क्या है? अगर मुझे 4 निकालना है, 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मुझे √3 और 1 की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब मैं अब इसको और आगे लेकर जाऊँ, अगर √4 मुझे ड्रॉ करने को आ जाए, आएगा नहीं क्योंकि वो इर्रेशनल ही नहीं है। √4 कोई इर्रेशनल नंबर है, पहले तो भाई ये बात क्लियर कर लो, क्या फ़ायदा तुम फिर परेशान हो जाओ। √4 क्या है भाई, 2 होता है, और 2 एक हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो लेकिन हमसे कहा जाए √4 ड्रॉ करो, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब अब देखो क्या हो जाएगा, इसको अब मैं रफली आपको बताऊँगा, ध्यान से देखते हैं ना। अगर आपको √4 ड्रॉ करना हुआ तो आप क्या करोगे, अब इस ओसी ओसी जो लाइन है, वो क्या है, √3 है ना भाई? हमें √3 की तो ज़रूरत पड़ेगी। √3 मिल गया और हम इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, समझ पा रहे हो? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर। ये कितने की होगी, 1 यूनिट की। जैसे हमने पहले किया था उसको ही आगे बढ़ाते जाना है। फिर हमें एक पॉइंट मिलेगा क्या, डी, ठीक है? और फिर मैं ऐसे ही रफली हैंड से कर रहा हूँ, आप चाहें तो करके देख सकते हैं, और ओडी को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, √4। बिल्कुल सही है, समझ गए यानी तुम? ऐसे ही करना है। तो मान लो मैं इसको मिला देता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि आगे और बढ़ना है हमें अभी इससे। तो मान लो तुमने ये जॉइन कर दिया, ठीक? तो हमें क्या मिल गया भाई, √4।
अब मान लो आपसे कहा जाए कि रूट 5 पता करो, अंडर रूट 5, ये आ सकता है क्वेश्चन में? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, 4 प्लस 1 लिखेंगे, फिर इसको क्या कर सकते हैं, 4 का अंडर रूट 4 का स्क्वायर लिखेंगे और 1 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक? तो हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अगर रूट 5 ड्रॉ करना है? एक तो रूट 4 चाहिए और 1 चाहिए। तो इसका मतलब फिर आगे हम ऐसे ही बढ़ाएँगे, देखो क्या करेंगे, रूट 4 की ज़रूरत पड़ेगी, रूट 4 है हमारे पास? है। अब इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बार-बार यूज़ कर रहा हूँ टर्म, यानी हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है यहाँ पर, समझ गए ना बात? और 1 यूनिट की लाइन होनी चाहिए, वो बता चुका हूँ कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पर ऐसे कुछ लाइन आएगी, देखो मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको अगर स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना है, तो ये 1 यूनिट की आप फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक? और इनको, ये क्या है, ई पॉइंट आ गया, इनको क्या करोगे, मर्ज कर दोगे, ठीक है? मर्ज, ओ ई को मर्ज कर दोगे, ठीक है? तो स्केल की हेल्प से मैं मर्ज कर रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पर रखेंगे और तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ऐसे किया और यहाँ पर इसको मर्ज कर लेंगे और इनको जॉइन कर देना, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा फिर आपका? ये आ जाएगा रूट 5। इसका मतलब आप कोई सा भी रैशनल नंबर इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हो। बात समझ गए? तो 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 इस तरह से चलेगा। बात समझ गए होंगे। तो वो इतना आगे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। स्टूडेंट का इतना टाइम नहीं होता कि मान लो अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया, रूट रूट आपका दे दिया 11, तो कहाँ तक जाएगा? पहले रूट 2 ड्रॉ करेगा, रूट 3 ड्रॉ करेगा, रूट 4 ड्रॉ करेगा, फिर रूट 5 तक पहुँचेगा, फिर ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इतना टाइम वेस्ट ना हो स्टूडेंट का, इसलिए छोटे नंबर जैसे रूट 3 दे सकते हैं या मैक्स टू मैक्स रूट 5 दे सकते हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं जाएँगे। इसका मतलब आप रूट 2 की हेल्प से सारे नंबर को फाइंड कर सकते हो, ठीक है? कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, 1 1 लिया था स्टार्टिंग में, फिर रूट 2 आया, रूट 2 से रूट 3 आया और रूट 3 से रूट 4 आया और रूट 4 से रूट 5 आया, फिर इसी तरह से ये चलता रहेगा, आप जितने चाहो नंबर निकाल सकते हो, ठीक है? यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक अच्छा, अगर रूट 3 आपसे ड्रॉ करने को कह दिया, तो अब आपको थोड़े से स्टेप, मतलब आपने जो स्टेप और लिए हैं, उनको इंग्लिश में और लिख देना, ठीक है? कि हमने यहाँ तक तो आपने सीख लिया कि रूट 2 तक इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है, सर लिखना क्या है एग्ज़ाम में, ठीक है? ठीक है? ना इसके बाद सोच लो कि हमने रूट 2 तक ड्रॉ कर लिया, इसके बाद आपको इंग्लिश में क्या लिखना है? नाउ वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 1 यूनिट व्हिच इज़ परपेंडिकुलर टू ओबी, ठीक है? इसके यहाँ तक तो देखो सेम लिखोगे। ये जो आपको दिख रहा होगा ना इंग्लिश में, ये जो सब लिखा हुआ है, ये तो आपको बिल्कुल सेम लिखना है रूट 2 के लिए। अब मान लो रूट 3 का आ गया, तो मैं इसका बता रहा हूँ कि आप क्या लिखोगे इंग्लिश में। स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। तो देखो जो हमने किया है बस वही लिखेंगे। नाउ उसके आगे से लिखना है, बता चुका हूँ। नाउ वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्या है? BC ऑफ 1 यूनिट व्हिच इज़ परपेंडिकुलर का सिंबल है ये, ठीक है? आप चाहो तो इंग्लिश में लिख देना, व्हिच इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट OB, ठीक? नाउ जॉइन पॉइंट O and C. We we get a line segment OC which represents an irrational number irrational number irrational number रूट 3। और उसके बाद अभी एक और काम रह गया था, मुझे याद आ गया। आपको यहाँ तक मान लो रूट 3 आपको फाइंड करना था, ठीक है? आपने ओसी मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना है भई, अभी कंपास का यूज़ तो रह गया, है ना भई? मैंने क्या बताया था, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करोगे, सेंटर ऊपर रखोगे, जैसे हमने रूट 2 के केस में किया था ना, आर्क लगाया था, ऐसे इसमें करना है। ये तो आप भूल ही गए, ठीक? तो आपने क्या करना है, सेंटर ऊपर रखना है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसका जो माउथ है वो सी तक ओपन करना है, ठीक है? जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे देखो, ठीक? क्योंकि रूट 3 आपको इसमें रेडियस ले लेनी है, ले ली रेडियस। अब इसके बाद इस तरह से आपको आर्क लगा देना है। अब आर्क लगा दो, इसमें दिक्कत आ रही है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ओके, ये हैंड ले रखा है ना मैंने, इसलिए दिक्कत हो रही है। मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक, तो अब देखते हैं, अब मैं क्या करूँगा, आर्क लगाऊँगा, क्यों नहीं लग पा रही है आर्क? आर्क लगाऊँगा। हाँ, ये आ गई आर्क, ठीक? ये आ गई आर्क।
राइट? तो ये रेड कलर से आनी चाहिए थी, बट अब आ गई है तो हम जाने नहीं देंगे इसे। तो ये क्या क्या बता रहा है भाई, यहाँ से ओ से ये पॉइंट मान लो आप, सपोज करो सी डैश मान लो, ठीक है? तो ये जो हमारा ये लेंथ आएगी ओ सी डैश, ओ से सी डैश तक, ये क्या होगा, √3 होगा। तो हमारी ये जो नंबर लाइन थी, ये क्या है भाई, नंबर लाइन है, ठीक है? नंबर लाइन ही तो बनाई थी, नंबर लाइन है, और इस पर हमने √3 को रिप्रेजेंट कर दिया, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये आर्क भी लगाना मस्ट है, ठीक है? जब आप ऊपर एक बार फाइंड कर लोगे तो आर्क तो लगा ही दोगे भाई, आर्क लगाने में क्या है? जैसे √2 में किया था ऐसे √3 में करना है। अब इसके बाद और लिख दो इसमें, ठीक है? नाउ टेक सेंटर एट पॉइंट ओ एंड टेक रेडियस ओसी, रेडियस ओसी इन कंपास, एंड के बाद हाँ, इसको हटा लेते हैं, साइड कर लेते हैं। एंड इन कंपास एंड, एक मिनट, हाँ, एंड ड्रॉ एन आर्क ओ सी डैश ऑन द नंबर लाइन, हेंस ओ सी डैश रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है? बस ये और लिख देना लास्ट में। हेंस देखो कितने बड़ा लिख सकते हो, बस आपके ऊपर है, जो भी आपने स्टेप लिए हैं वो लिखना होता है, बच्चे डरते हैं पता नहीं। हेंस ओ सी डैश रिप्रेजेंट्स एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर √3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है? समझ गए होंगे नंबर लाइन को। आगे बढ़ते हैं फर्दर। तो अब एक और चीज़ बतानी है, और ये जो बोरिंग सी चीज़ आपको लग रही होगी मैथ में, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो वो एक चीज़ कौन-सी है? जल्दी से आप बताइए और खत्म कर दीजिए सर, ठीक है? सर अभी खत्म करते हैं। तो इससे पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। अब एक और चीज़ देख लो कि √5 अगर रिप्रेजेंट करने को आ जाता है तो क्या करना है? देखो ये सब तुम्हारी एक्सरसाइज़ में और एग्ज़ाम्पल में है, तो मैं वही बता रहा हूँ। एक तो √2 था एग्ज़ाम्पल में, और एक √3 था, दोनों मैं बता चुका हूँ। एक √5 था, हालाँकि वो भी बता चुका हूँ, मैंने अभी बता दिया था उसमें √5 कैसे ड्रॉ करना है, बट इसका एक और तरीका है कि और कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं वो भी देख लो। देखो √5 को मैंने क्या कहा था कि √4 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है? तो जनरल तरीका हो गया, सारे नंबर को ऐसे-ऐसे करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो इसको ये भी तो कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 प्लस 1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमने केस देखा था, उसमें क्या हो रहा था कि हमें √3 ड्रॉ करना पड़ रहा था, √4 ड्रॉ करना था पड़ रहा था, और उसके बाद √5 आ रहा था। तो अगर हम ऐसा कर लें, एक 2 का लाइन सेगमेंट बना लें और एक 1 का, तो हम आसानी से कर सकते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा। तो सर आपने √3 में ऐसा क्यों नहीं किया? √3 में आपने √2 की हेल्प क्यों ली? बता रहा हूँ। √3 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 प्लस 1, ठीक है? अब ये बता दो कि ये जो 2 है, इसको हमें √2 के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते, हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। √3 के केस में अगर √2 नहीं है हमारे पास, तो हम √3 को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएँगे। लेकिन √5 के केस में हम 2 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर √3 था, तो √3 के केस में अगर हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें एक इर्रेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ रही है। एक इर्रेशनल नंबर चाहिए ही चाहिए, मस्ट है, और कोई चारा नहीं है, वरना ये ड्रॉ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो हमें √2 इसलिए ड्रॉ करना पड़ रहा था, उसके बाद √3 आ पा रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें हम इर्रेशनल नंबर से बच सकते हैं, तो आप वैसा ही करें। देखो इस केस में √5 के केस में हम 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। दोनों ही होल नंबर हैं हमारे, है ना? और इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से नंबर लाइन पर। तो हम बाकी नंबर्स की हेल्प क्यों लें √5 ड्रॉ करने में? डायरेक्टली हम ड्रॉ क्यों ना कर लें? कैसे सर? तो देखो अब कैसे। तो अब देखो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में ड्रॉ कर पा रहा हूँ स्केल की हेल्प से। तो इस बार हमें क्या लेना है, हमें 2 स्क्वायर चाहिए, 2 लाइन चाहिए थी ना, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर चाहिए, यानी 2 और 1 की लाइन चाहिए। तो 2 चाहिए, 2 का मतलब मुझे अब थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, और मैं बड़ा यहाँ पर बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक? और ये मेरी लाइन आ गई, 1 मिनट रुक जाइए। ये देखो, ये आ गई हमारी नंबर लाइन। अब इसमें आप 0 जहाँ चाहें मेंशन कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ ये 0 है और इसके बाद ये हमारा 5 आ गया। आप इस तरह से नंबर लगा देंगे, ठीक है? ताकि आपको पता चल जाए कहाँ पर 10 है, कहाँ पर क्या है। तो आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो, मैंने लगा दिया यहाँ पर। ये क्या है भाई? ये 0 है, ठीक है? 0 है और यहाँ पर है 1, यहाँ पर क्या है 2। तो मैंने आपको बताया था 5 सेंटीमीटर के गैप पर 1-1 यूनिट आता रहेगा। तो यहाँ पर ये आ गया 2 यूनिट हो गया है ना? तो हमें इस बार 2 यूनिट की ज़रूरत थी, तो मैंने इसलिए 10 सेंटीमीटर तक लिया है, ठीक? तो यहाँ से यहाँ तक ओ से ए तक हमें 2 यूनिट मिल गया। ये देखो ये क्या है भाई? ये 2 यूनिट हमें मिल चुका है, यानी एक साइड हमें मिल गई, ठीक है? दूसरी साइड कितनी लेनी है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ले लेंगे हम। कितना हमें एंगल रखना है इसको? अब मैंने आपको क्या बताया था? कैसे आप स्केल की हेल्प नहीं ले सकते। मैं तो 90 डिग्री इसको रोटेट कर सकता हूँ। आप किसकी हेल्प से बनाओगे? बताओ? प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाओगे और बता चुका हूँ 1 यूनिट का कैसे आप ड्रॉ करोगे। अब आप मत पूछना, है? मतलब अगर डाउट आए तो पूछ सकते हो। अब मैंने क्या किया यहाँ पर? देखो 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि 1 यूनिट कहलाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में स्केल क्या लिया था? 5 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल। ये तो बता दिया था मैंने। तो ये देखो ये क्या आ गया? 1 यूनिट। अब ये 2 यूनिट आ गए, 1 यूनिट आ गया और ये परपेंडिकुलर भी है। अब हमें क्या करना है? इसको जॉइन करना है। तो जॉइन कर देंगे, OB को जॉइन कर दो बस। ठीक है, तो मैं अप्रॉक्स जॉइन कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं एग्जैक्टली जॉइन नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारा जॉइन हो गया, चलो सही आया। तो ये है 2 यूनिट और ये है 1 यूनिट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई? ये हाइपोटेनस अगर आप निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी भाई? √5 आएगी। करके देख लो, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ले लोगे तो वापस ये क्या आ जाएगी? √5 आ जाएगी। भाई ये तो पाइथागोरस तो लगाना आता ही होगा ना। तो OB मान लो निकालनी है, आपको पता नहीं है। OB स्क्वायर इज इक्वल टू होता है OA स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, AB स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 4 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? OB पर जो स्क्वायर है वो हमारा राइट में जब जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हमारा OB इक्वल टू आ जाएगा √5। बात समझ गए? तो ये इस तरह से हमारा √5 आता है। समझ गए? तो आपने क्या देखा? √5 ड्रॉ करने के लिए हमें बाकी इर्रेशनल नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी अगर आपको कोई नंबर ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है, अगर आप उनको होल नंबर में कन्वर्ट करके लिख पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, ताकि आपको दूसरे लोगों की, दूसरे इर्रेशनल नंबरों की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? अब √3 के केस में हम मजबूर हो गए थे, चलो कोई बात नहीं है। √3 के केस में हमें √2 पर जाना ही पड़ा और कोई रास्ता नहीं था। √2 चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमें √2 ड्रॉ करना पड़ा। लेकिन √5 में हम 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और ये इर्रेशनल नंबर भी नहीं है हमारा 2 और 1, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। वहाँ पर अगर कोई नंबर आ जाता है, मान लो अगर 7 आ जाए, अब तुम सोच कर बताओ क्या कौन-सा मेथड लगाओगे? पहले आपको सोचना, ये देखना पड़ेगा कि मैं कैसे ब्रेक कर पा रहा हूँ। तो अब सोचो इसे कि आप कैसे-कैसे ब्रेक कर सकते हो? तो क्या-क्या लिख सकते हो भई? तो ऐसा लिख लो, भई हम कोशिश क्या कर रहे हैं? एक रैशनल आ जाए, एक इर्रेशनल आ जाए, ठीक? तो आप क्या करो, ऐसा कर सकते हो कि 2 स्क्वायर इसको लिख सकते हो, ठीक है? या ऐसे कर लो पहले, चलो ऐसे ही कर लो, √2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? 4 प्लस 3 लिख रहा हूँ। ताकि 7 बन जाए। तो एक हमारा इर्रेशनल आएगा और एक रैशनल आएगा। तो ऐसा करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है, ठीक है? 2 प्लस 1, वरना अगर मैं 3 स्क्वायर करूँगा तो वो 9 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे यही करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब मुझे ये है कि √3 ड्रॉ करना पड़ेगा, तो √3 की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? सारा प्रोसीजर सेम करेंगे, अगर √7 ड्रॉ करना है। √3 तक हमें पहुँचना होगा पहले। अगर आप √3 तक पहुँच गए, उसके बाद अब आपको जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा, वो कितने का करोगे? यहाँ पर क्या है? 2 यूनिट का ड्रॉ करोगे, अगर √7 ड्रॉ करना है तो। समझ गए? तो आपको फिर 1 यूनिट का ड्रॉ नहीं करना है, फिर कितने का करोगे? 2 का। मान लो ये आपका ऐसे क्या आया? ये √3 आ गया, ठीक है? अब आपको ये जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करना होगा, वो कितने का करोगे? 2 यूनिट का और फिर इन दोनों को जॉइन कर दोगे। तो ये जो आएगा, ये आएगा √7। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर ओ और यहाँ पर और भी होंगे, इस तरह से चल रहा होगा। पहले आपने √2 निकाला होगा, ऐसे चल रहा होगा, ठीक है? ये सब बता चुका हूँ मैं। ओ, ए, बी, यहाँ पर √2 आया होगा, फिर आपने उससे √3 निकाला होगा। √3 तो निकाल लिया, उसके बाद आपको √3 मिल गया और दूसरा क्या चाहिए आपको? 2 और चाहिए। तो 2 के लिए आपने परपेंडिकुलर
2 यूनिट की लाइन बनाई, 2 और √3 जैसे ही मिल जाएगा तो √7 मिल जाएगा। इस तरह से आपको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। फिर आप क्या करोगे, कंपास की हेल्प लोगे, यहाँ पर सेंटर रखोगे, रेडियस ले लोगे इस पॉइंट की, देखो ये सी ले लो, ये डी ले लो, OD आप रेडियस लेकर नंबर लाइन पर एक आर्क लगा दोगे और ये हमारा √7 रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस तरह से करना है, इससे बड़े नंबर नहीं आएंगे, आई गारंटी यू, ठीक है। अगर आप भी गए तो A to Z सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, अप्लाई करके उस क्वेश्चन को उड़ा देना, ठीक। अब इनसे हम आगे बढ़ेंगे, ये सब आप समझ चुके होंगे, सारा इंग्लिश में कैसे लिखना है वो भी समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पर। नाउ अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पर, जो हमारा काम रह गया उसको पूरा करते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल 3 में कहा है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, ये हम कर चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ गए। √3 को भी हमने देख लिया कैसे रिप्रेजेंट करना है, पूरा बता चुका हूँ। एक्सरसाइज 1.2 पर आते हैं हम और देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो पहला है एवरी रैशनल इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो मैंने बताया था इस तरह के कोई भी क्वेश्चन करना हो सबसे पहले नंबर चार्ट याद होना चाहिए। अब बता दो तुम्हें याद कर लिया नहीं, थोड़ी सी बात मान लोगे काम आएगा तुम्हारे, कॉम्प्लेक्स चाहिए, मैं बार बार बनाऊंगा ताकि दिमाग में बैठ जाए आपके। तो ये क्या है भाई, रियल, ये क्या है, इमेजिनरी, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद आता है हमारा रियल में इरेशनल, इरेशनल, और उसके बाद आता है रैशनल, ठीक। और इसके अंदर आता है फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस, और इसके बाद आता है इंटीजर्स, ठीक। अभी यहीं तक बनाते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। तो इन्होंने कहा है कि इर्रेशनल नंबर, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये कह रहे हैं कि सारे के सारे इर्रेशनल नंबर, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर क्या रियल नंबर हैं, ठीक। तो मैंने बताया था तुम्हें कि अगर नीचे से ऊपर एरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक। ये बता चुका हूँ भाई, याद होगा, याद नहीं है तो भाई वो पुरानी वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक एक पार्ट देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि हमारा ये क्या है भाई, बेटा, और ये क्या है हमारा बाप, ठीक। ऊपर आया तो बाप होगा ना। तो ये कह रहे हैं कि बेटा, बेटे की सारी, मतलब देखो एक सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है, बेटे की सारी खासियत बाप के अंदर होगी क्या, तो होगी ही, भाई वो बाप है उसके अंदर सारी खासियत होंगी बेटे की, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पहले बहुत ज्यादा समझाया था। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। ही कह रहा है कि एक हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन आपको पता होगा, ड्रॉ कर चुके हैं, बताया भी था कि क्या होती है, ये हमारी नंबर लाइन है, ऐसे हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इस नंबर लाइन पर हमारे पास जो जितने भी पॉइंट है वो रूट एम की फॉर्म में है, रूट एम। और एम क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब क्या है, वैल्यू रखो, √1, √2, √3, √4, इस तरह से हैं, ठीक है, √5। तो ये कह रहे हैं ये जो है जितने भी नंबर एवरी पॉइंट, इन्होंने कहा है सारे के सारे जितने भी एवरी पॉइंट वो इस फॉर्म में है, और भी होंगे, ठीक है। तो √2 और √3, √2 क्या है, 1.414 है, ठीक, अप्रॉक्स अप्रॉक्स। और √3 क्या है, आपको नहीं दिख रहा हो, ये है 1.732, ठीक है। ये समझ में आ गया, 1.414 1.732। अब देखो इन दोनों के बीच में 1.4 और 1.7 के बीच में भी तो और नंबर आएंगे भाई, मान लो एक ही नंबर ले लेता हूँ मैं, 1.5 है ना, वो इन दोनों के बीच में आया, तो ये नंबर तो रह ही गया रिप्रेजेंट होने से, नंबर लाइन पर तो सारे नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। दोबारा देखो 1 √1, ये कह रहे हैं कि नंबर लाइन पर क्या है, √1 है, √2 है, √3 है, √4 है, √5 है, इस तरह से नंबर चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये सारे, ये जितने भी आपने लिखे हैं और भी होंगे, ये कह रहे हैं जितने भी आपने लिखे हैं ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने ये लिखा है ना एवरी पॉइंट यानी सारे पॉइंट इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि सारे पॉइंट तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि √2 और √3 के बीच में मैंने अभी बताया कि 1.5 एक नंबर है, वो तो आ जाएगा, वो तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, है ना। तो ये रिप्रेजेंट करने से रह गया कौन, ये इस फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर को रूट एम की, मतलब क्या है, एम क्या है, नेचुरल नंबर है, इसमें नेचुरल नंबर की वैल्यू रखते जाओ। तो आपने देखा जब हमने इस पर नंबर लाइन पर ये
वैल्यू रख दी सबकी, तो हमने देखा कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो रिप्रेजेंट नहीं कर पाया ये रूट एम की फॉर्म, जैसे 1.5। तो इसका कहना जो था वो गलत हो गया, जो ये कह रहा था कि सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं रूट एम से, तो ये तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाया भाई। हमने कह दिया अरे भाई तुम्हारे बीच में तो 1.5 है, ये तो रह गया नंबर लाइन पर, और नंबर लाइन पे तो सारे नंबर आने चाहिए, तुम्हारी जो फॉर्म है वो गलत है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही सारे नंबर को, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। आपके लिख दोगे फॉल्स, ठीक है, तो ये फॉल्स है। इसके बाद थर्ड पर आते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या करेंगे, हम एरो लगाएंगे, एवरी रियल नंबर, सबसे पहले क्या देखना है, रियल नंबर है, तो रियल से स्टार्ट होगा एरो, इरेशनल नंबर, तो अरे ये तो ऊपर वाली का अपोजिट आ गया, मतलब अब एरो कैसे लगाना है, एरो अब ऐसे लगाना है ऊपर से नीचे की ओर, तो मैंने बताया था वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। या हम समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं कि ये कहना है कि एवरी रियल यानी बाप की सारी खासियत बेटे के अंदर होंगी, बेटा क्या था इरेशनल, तो बाप की सारी खासियत तो बेटे के अंदर नहीं आ सकती, कुछ खासियत आ सकती हैं, है ना, वो पूरा बता चुका हूँ, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, समझ गए होगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये कह रहे हैं कि हमारे ये कह रहे हैं सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल होते हैं। चलो हमें तो नहीं पता, देखना पड़ेगा, तो हम देखेंगे अभी, चेक करेंगे इसे, है ना। तो नीचे हम चेक कर लेते हैं, तो देखो सारे पॉजिटिव इंटीजर यानी आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें आते क्या क्या है पहले तो ये पता चलना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर डराने के लिए कह रहा है, बस उसको रैशनल, सॉरी उसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, तो एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, 1 2 3 4 5 इस तरह के जो नंबर हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। ये कह रहे हैं अब इनका हमें क्या करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं स्क्वायर रूट ले लो, तो वो सारे जितने भी होंगे वो इरेशनल होंगे, ये पूछ रहे हैं। तो देखो इनका, इसका स्क्वायर रूट ले लो, फिर इसका भी स्क्वायर रूट ले लो, इसका भी स्क्वायर रूट ले लो, मतलब सबका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, मान लो ऐसे चलता रहेगा। तो ये कह रहे हैं वो सब क्या होंगे, इरेशनल होंगे, तो देखते हैं क्या ये इरेशनल है, नहीं, अरे भाई रूट वन क्या हो गया, 1, हाँ ये तो है, ये भी है, लेकिन ये क्या बन जाएगा, ये तो 2 है, तो सारे तो हमारे इरेशनल नहीं बन पा रहे, कुछ इरेशनल हैं और कुछ नहीं है, जैसे कि आपने देखा ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ये तो गलत है, तो नहीं है ना, इसलिए हमारा क्या आया भाई, नहीं, अभी हमने देख लिया नो। तो ये कह रहे हैं अगर नहीं, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, तो ये कह रहे हैं फिर एग्जाम्पल दो, फिर हमें समझाओ, आपने नहीं कैसे कह दिया, तो हम बता देंगे कि भाई आप देख लो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 2, और 2 एंड 2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होता है ये रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म, ये सब बता चुका हूँ। तो ये एक रैशनल नंबर है, या इसको हम इंटीजर भी बोल सकते हैं, सारे के सारे रैशनल, सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो हमने ये प्रूफ करके भी दिखा दिया कि भाई देख लो √4 है, हम इसको 2 लिख सकते हैं, और 2 तो रैशनल नंबर है हमारा, ठीक। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, दोनों मेथड से बता चुका हूँ, ये तो अब कर लोगे आप, ठीक। तो होपफुली आपके ये पूरी एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो इससे पहले के भी पार्ट देखो, जब सारी नॉलेज होगी तब ये एक्सरसाइज समझ में आएगी, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इससे रिलेटेड जितने भी, इसकी तो एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी और भी क्वेश्चन हो तो उनको सॉल्व करो। और ये जो मैंने पढ़ाया है आपको, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।